देखिए, आज हम लोग फिर से पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल देख चुके थे। एक बार फिर से हम पूरा पाषाण काल में क्या क्या जानकारी हमने ली थी फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल आपने पढ़ा था। पूरा पाषाण काल की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी। कहीं 1863 मिलेगा, कहीं 1867 मिलेगा। परेशान मत होइएगा, अगर ऑप्शन में दोनों डेट आएगी तो दोनों में से कोई एक डेट आएगी, आपको वही टिक करना है। औजार कैसे थे? खुरुचनी थी, बेदनी थी, बड़े बड़े औजार थे। स्थल कौन सा था? तो भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश में है। अतिरम पक्कम ये दक्षिण भारत में, पल्लवरम तमिलनाडु में, और सोहन घाटी गंगा नदी के आसपास का जितना भी एरिया है, गंगा और सिंधु के बीच का एरिया, उसे हम सोहन घाटी के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी पूरा पाषाण काल के तत्व मिले। और अगर देखें खोज, तो सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग की खोज। ये पूरा पाषाण काल था जिसमें मनुष्य अभी विकास की प्रथम श्रेणी में आया था और उसका कोई भी सामाजिक विकास नहीं हुआ था। उसके बाद हम सीधे चलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल किस प्रकार का था? तो देखिए, इसकी खोज किसने की थी? कार्लाइल ने की थी, HD सांकलिया, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने मध्य पाषाण काल की खोज की। और मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ इस समय सूक्ष्म पाषाण औजारों की प्राप्ति होती है। पाषाण काल कहा ही क्यों जाता है? क्योंकि मनुष्य ने सर्वाधिक उपयोग जिस चीज़ का किया वो क्या था? पाषाण था। और पाषाण का प्रयोग करके वो अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से इस पूरे काल को हमने क्या नाम दिया है? पाषाण काल नाम दिया है। सूक्ष्म औजारों का ये प्रयोग करते थे। पूरा पाषाण काल में अगर देखें तो औजार बड़े थे। जैसे कि कोई किसी का शिकार करना है तो बड़े पाषाण औजार का लेकर के शिकार करते थे। अब थोड़ी थोड़ी उनकी बुद्धि में सूक्ष्मता आ रही थी, इस वजह से इनके पाषाण के औजार जो उपकरण थे वो भी सूक्ष्म हो गए थे। जैसे सुइयों का प्रयोग मिलता है या छुरी का प्रयोग मिलता है, चक्कू पत्थर की छोटी छोटी ऐसे प्रयोग मिलता है। ऐसे औजार हैं जिनको फेंक कर मारा जा सकता है, तो इस तरह के औजारों का प्रयोग मिलता है। अगर किसी बड़े चीज़ का शिकार करना है, किसी बड़े जानवर का शिकार करना है, तो बड़े पत्थर की जगह, बड़े उपकरण की जगह छोटे उपकरण को फेंक कर मार सकते थे। इस तरह की इनकी एक नया आविष्कार इन्होंने शुरू किया सूक्ष्म पाषाण औजारों के रूप में। फिर आगे देखिए, हमने उस दिन भी देखा था आदमगढ़ और बागौर, यहाँ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का सीधा सा अर्थ है कि अब मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आने लगा था। स्थायित्व का मतलब अभी तो वो वन भटक रहे थे, यहाँ कुछ दिन रुके, फिर वहाँ कुछ दिन रुके, एक स्थान पर नहीं रुक रहे थे। लेकिन अब क्या करने लगे? ये एक स्थान पर रुकने लगे। पशु पालेंगे तभी जब स्थायी रूप से कहीं ना कहीं जीवन व्यतीत करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? पशुपालन आया और जीवन में स्थायित्व आया। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ और बागौर से। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्थि उपकरण कौन से काल की विशेषता है? तो आपको याद रखना है किस काल की विशेषता है। ये मध्य पाषाण काल की विशेषता है। सराय नाहर राय और मादाहा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित हैं, यहाँ से अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है। और इन अस्थि उपकरणों का अगर देखा जाए समय काल क्या है, तो वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो अस्थि उपकरण, सूक्ष्म औजार, ये सारे किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। पशुपालन किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। जीवन में स्थायित्व, मनुष्य कब रुकने लगा एक स्थान पर? कब रुकने लगा? मध्य पाषाण काल में। अब हम चलते हैं नव पाषाण काल की तरफ। तो इस काल की खोज किसने की थी? गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने। मतलब गार्डन चाइल्ड और व्हीलर अलग अलग ये वैज्ञानिक थे, पुरातत्व वैज्ञानिक, और इन लोगों ने नव पाषाण काल की खोज की। नव पाषाण काल का खोजने का जो सबसे पहला स्थल था वो था मेहरगढ़। मेहरगढ़ से सबसे पहले, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, सबसे पहले मेहरगढ़ से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले। नवपाषाण कालीन यहाँ क्या साक्ष्य मिला आपको पता होगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। यहाँ से जले हुए गेहूं के साक्ष्य मिले, कहीं कहीं पुस्तकों में लिखा होगा कि जौ के साक्ष्य मिले, तो यहाँ से क्या मिला? जला हुआ गेहूं। साथ ही कृषि करने के भी साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले? मेहरगढ़। दो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पुराना गेहूं या जौ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। अगर पूछा जाए सबसे पुराना चावल कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको लहुरा देव या फिर कोल्डी हवा याद रखना है। सबसे पुराना कौन है? लहुरा देव है, उसके बाद कोल्डी हवा। यहाँ से सबसे पुराना चावल प्राप्त हुआ
और सबसे पुराना गेहूं कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। और ये तीनों मैंने अभी स्थान बताया, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। मतलब नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ पर कृषि होने लगी थी, और ये कृषि होने का साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। अगर औजारों की तरफ देखें तो ये कुल्हाड़ी, कुदाल जैसे औजार बनाने लगे थे। मतलब अब औजारों में दूसरी तरह के आविष्कार होने लगे थे। एक औजारों को शेप मिल गया था, नवीन एक तरह से देखा जाए तो नए नए औजार मिल रहे थे। सूक्ष्म औजारों के साथ साथ ये नए नए औजार भी प्राप्त हो रहे थे। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण है जो खोज थी इनकी, ये थी चाक की खोज। चाक मतलब पहिया। पहिए के आविष्कार से इन्होंने मृद भांड बनाना सीखा। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। पहिए का आविष्कार इन्होंने किसी गाड़ी के लिए नहीं किया। याद रखिएगा, नवपाषाण काल के बाद सीधे हम सैंधव सभ्यता के एज में प्रवेश करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जो बैलगाड़ी चलती थी वो इस चाक का प्रयोग करते थे, पहिए का प्रयोग करते थे। वहाँ पर पहिए ठोस हुआ करते थे। लेकिन ये जो नवपाषाण काल में इस चाक का प्रयोग कर रहे हैं, ये केवल बर्तन बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ना कि किसी गाड़ी के लिए। बर्तन बनाने का प्रयोग किया। मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। औजार ऐसे थे, कुल्हाड़ी, कुदाल जैसे औजार आ गए, और गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर, इन लोगों ने इसकी खोज की। इसके साथ साथ ये तो हो गए एक छोटे छोटे आपको तथ्य। कंटिन्यूटी देखने की कोशिश करें अगर हम, कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर उसके बाद नवपाषाण काल में क्या अंतर आया, तो एक बार फिर से देखिए। पूरा पाषाण काल एकदम शुरुआती जीवन था, जैसे इंसान कुछ भी नहीं जानता था, बस वो मैदान में आ गया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, भोजन किसी तरह आजीविका वो चला रहा था। मध्य पाषाण काल में वो रुक कर उसने पशुओं का पालन किया, और नवपाषाण काल में वो आविष्कार करता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, चाक का आविष्कार। और शायद उसने कभी कुछ खाया होगा और खा के कुछ फेंक दिया होगा, फेंका होगा तो वो उग आया होगा, और इसी तरह से उसने कृषि करने की कला भी सीख ली होगी। और ये कला कब सीखी? नवपाषाण काल में। जब कृषि हुई होगी तो निश्चित तौर पर अतिरेक उत्पादन हुआ होगा। उसने गेहूं की कुछ बाली खाई होगी और वही गेहूं बिखरा दिया होगा, उससे ज़्यादा गेहूं प्राप्त हुआ होगा। तब वो रखे कहाँ? क्योंकि वो जानता था ये संरक्षित कर लेंगे तो आगे का काम आएगा, तो रखे कहाँ, कौन सी ऐसी जगह बनाई जाए, कौन सी ऐसी चीज़ बनाई जाए, इस आवश्यकता ने चाक को जन्म दिया। मतलब अतिरेक उत्पादन ने, कृषि हुई होगी तो अतिरेक उत्पादन हुआ होगा, और अतिरेक उत्पादन ने चाक जैसे एक आविष्कार को जन्म दिया। चाक मतलब पहिया, और इससे क्या आया? मृद भांड आया। याद रखिएगा, ये कंटिन्यूटी आपको याद रखना है। कभी मेंस का पेपर होता है तो ये इस तरह से एक कंटिन्यूटी आपको मदद करेगी आंसर लिखने में। अतिरेक उत्पादन के बाद क्या हुई? चाक का आविष्कार हुआ, और चाक का आविष्कार क्या लेकर आया? मृदभांड लेकर आया। मृदभांडों के साथ ही अगर मेरे पास कुछ अतिरिक्त है तो क्यों ना ऐसा हो कि अदला बदली कर ली जाए। मेरे पास गेहूं अतिरिक्त है, किसी के पास चावल अतिरिक्त है, तो क्यों ना हम बदल लें, कुछ भाई गेहूं तुम ले लो, चावल मुझे दे दो। इससे क्या हुआ? विनिमय व्यवस्था आ गई। मतलब क्या हुआ? अदला बदली सिस्टम आ गया। विनिमय व्यवस्था आई, क्या आ गया? विनिमय आ गया। विनिमय व्यवस्था के आने के बाद विनिमय व्यवस्था आ गई, अदला बदली सिस्टम आ गया। अब ये अदला बदली एक स्थान पर क्यों नहीं हो सकती? मतलब हर स्थान, एक स्थान पर कोई ऐसी जगह बना दी जाए जहाँ पर सब लोग सारा सामान लेकर आ जाए, और हम क्या करें? अपना सामान ले करके एक बोरी ये दे करके दूसरी चीज़ खरीद ले, एक बोरी देकर दूसरी चीज़ खरीद ले। मतलब गेहूं अगर मेरे पास 10 बोरी है तो एक बोरी देकर हम नील खरीद लेते हैं, एक बोरी देकर हम चावल खरीद लेते हैं, एक बोरी देकर हम दाल खरीद लेते हैं, एक बोरी देकर बच्चों के लिए खिलौने खरीद लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, क्यों ना एक ऐसा स्थान हो जाए जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक साथ उपलब्ध हो जाए। तो इस विनिमय ने क्या, किसको जन्म दिया? बाजार को जन्म दिया। सिंपल सी बात है, क्या आ गई? बाजार आ गई। अब बाजार के आसपास जगह बनाने के लिए व्यापारी रुके होंगे। सिंपल सी बात है। आप अपने जिले में देखते हैं बाजार होती, और बाजार के आसपास क्या होते हैं? ज़्यादातर व्यापारी होते हैं। तो इन व्यापारियों ने अपनी जगह बनाई होगी, अपने घर बनाए होंगे, और इन्हीं व्यापारियों की वजह से बाजार के आसपास नगर बसा होगा। बसा होगा कि नहीं बसा होगा? बिल्कुल बसा होगा, नगर बसा होगा। और इसी प्रक्रिया ने प्रथम नगरीकरण को जन्म दिया, जिसे हम सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं। पाषाण काल के सभी स्थलों को हम मैप के अंतर्गत भी देख सकते हैं,
और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मैपिंग कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैपिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले ऊपर बुर्जाहोम और गुफरल ये स्थल है, और ये बुर्जाहोम लिखा हुआ है, इसी के जस्ट बगल में गुफरल है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये दोनों स्थल किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। और यहाँ से अगर देखें तो क्या मिला? यहाँ से गर्तावास मिले, जो भूमि के भीतर घर बनाकर रहा करते थे लोग, इस प्रकार के गर्तावास मिले। और यहाँ से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं, इस वजह से बुर्जाहोम को रखा गया। और ये कहाँ से है? कश्मीर से है, तो ये आपको याद रखना है। मेहरगढ़ अगर देखें तो नवपाषाण काल का सबसे पहला स्थल खोजा गया था मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, जो कि मैप में दिखाया गया। फिर उसके बाद बागौर राजस्थान में स्थित है। बागौर राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन स्थल है, और यहाँ पर सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले। आपको मैंने बताया आदमगढ़ भी इसी से संबंधित है। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। आदमगढ़ और बागौर इन दोनों से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित एक स्थान है, जहाँ से पुरापाषाण कालीन स्थल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण कालीन शैलाश्रय भी यहीं से मिले हैं। मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल से ये संबंधित है। तो आपको ये एक चीज याद रखना है कि अगर मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल दोनों आ जाए, हम लोग पाषाण काल पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैप भी देखना जरूरी है। और हम चाहते हैं कि आप भी इस सब चीज़ों को मैप में कर लीजिएगा, ताकि कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, अगर मैप में रहती हैं तो याद रहती हैं। इसमें मैंने केवल ब्लैक मार्कर का प्रयोग किया है, आप लोग चाहे तो अच्छे से इसको कलर वगैरह करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या बनाया, आप लोग भी देख लीजिए। बुर्जाहोम के बगल में ही गुफरल है। गुफरल और बुर्जाहोम दोनों नवपाषाण कालीन स्थल हैं, और यहाँ से गर्तावास पाए गए हैं। गर्तावास का मतलब लोग जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे गुफा जैसे, तो उसको क्या कहते थे? गर्तावास। गुफरल और बुर्जाहोम ये दोनों कैसे हैं? नवपाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण कालीन सबसे पहला स्थल मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अब देखें तो ये बागौर है, बागौर के पास है बागौर, और ये आदमगढ़, ये दोनों मध्य पाषाण कालीन स्थल है। अभी तक हमने नवपाषाण कालीन स्थल की बात की, अब ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है बागौर और आदमगढ़। इन्हीं के जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे भीमबेटका लिखा हुआ है। भीमबेटका से शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, और ये शैलाश्रय पुरापाषाण कालीन माने जाते हैं, जबकि मध्य पाषाण काल से भी संबंधित है। शैलाश्रय क्या है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। बागौर, एक चीज याद रखिएगा, बागौर और आदमगढ़ यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, और बागौर और आदमगढ़ से जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से आपको मनुष्य के स्थायी जीवन के भी प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन आता भी है और बहुत पूछा जाता है कि स्थायी जीवन से संबंधित कौन सा स्थान है, तो मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया, तो ये दो स्थल इससे संबंधित है। स्थायित्व आया होगा तभी तो पशुपालन उसने किया होगा। आगे देखिए सराय नाहर राय, यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। सराय नाहर राय और मादहा, ये भी कैसे हैं? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। सराय नाहर राय और मादहा कैसे हैं? मध्य पाषाण कालीन स्थल है, और यहाँ से अस्थि के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। कोल्डी हवा कौसाम्बी, ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है। ये कैसा? नवपाषाण कालीन स्थल है कोल्डी हवा। मतलब कोल्डी हवा कहाँ पर है? कौसाम्बी में है। और यहाँ से सर्वप्रथम सबसे पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं। चिरांत, यहाँ से चावल की भूसी प्राप्त हुई है, चिरांत उड़ीसा में है, और ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है। तो ये सारे स्थल आपको याद रखने, मैंने मैप वाइज इसीलिए कर दिया है क्योंकि आप भूलिए नहीं। कुछ बहुत सारे स्थल है, ये इतने स्थल नहीं है, बहुत सारे स्थल है, लेकिन जो एग्जाम में एसएससी वगैरह में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको मैप वाइज कर दिया है। दक्षिण भारत में आए तो देखिए अतिरमपक्कम पुरापाषाण कालीन स्थल है, और ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसके जस्ट बगल में ही पल्लवरम है। पल्लवरम, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सबसे पहले पल्लवरम नामक स्थान से ही कुछ पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे, और वो कैसे थे? पुरापाषाण कालीन पाषाण उपकरण थे। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पल्लवरम। अतिरमपक्कम, ये सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पल्लवरम और अतिरमपक्कम किस काल के स्थल हैं? तो आपको याद रखना है पुरापाषाण काल के स्थल है। पय्यमपल्ली,
पय्यमपल्ली आपसे पूछा जाता है तो ये किस समय का स्थल है? ये भी नवपाषाण काल का स्थल है। एक बार पुरा पाषाण काल के स्थल फिर से देख लेते हैं, मध्य पाषाण काल के स्थल फिर से देख लेते हैं और नवपाषाण काल के फिर से स्थल देख लेते हैं। तो पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो अतिरम पक्कम, पल्लवरम, भीमबेटका, ये 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि पुरा पाषाण काल के स्थल हैं। फिर मध्य पाषाण काल के स्थल देखें तो बागौर है, आदमगढ़ है, सराय नाहर राय है, महदहा है। ये कौन से हैं? मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। नवपाषाण काल के स्थल हम देखें तो बुर्जाहोम गुफारल है और मेहरगढ़ है, कोल्डी हवा है, चिरांद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। जहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे ख्याल से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो आप अच्छे से इसको बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।